जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज का जो आपका यह वीडियो है, यह आपकी 66 बीपीएससी पीटी का जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इनमें से जो है 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मैथ्स का होंगे। उसके बाद जो भी अदर सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसका क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और आप जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। हो सकता है यह वीडियो आपका थोड़ा लॉन्ग बने, क्योंकि 1 से लेकर 150 क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो तो होगा ही। तो आप पैसेंस बना के रखेंगे। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका 66 बीपीएससी पीटी का तो एग्ज़ाम 27 दिसंबर को है ही। इसके साथ ही साथ जो है 67 बीपीएससी का जो एक तरह से नोटिफिकेशन है, इसके बारे में जो जानकारियां हैं वह भी जो है आयोग के द्वारा आप लोगों को दी गई है कि जुलाई के आसपास जो है आपका 67 बीपीएससी का वैकेंसी दे दी जाएगी। तो इसीलिए जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है अपनी तैयारी को जारी रखें और आप लोगों को जो है सफलता मिलना तो तय है। लेकिन अभी आप लोगों को 67 बीपीएससी के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सिर्फ 66 बीपीएससी पीटी के बारे में सोचना है। पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है आप इसमें लग जाएं। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कि आपका जो आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसी बेस पर जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए 1 से लेकर के आपके 10 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। और मैथ्स का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो इसी के आधार पर आएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही भास्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इजी होता है आपके पीटी में। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट हमको नहीं लगता कि एग्जाम में आएंगे। 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत कौन है। तो कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहूँगी या शेयर करना चाहूँगी कि 150 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेती हूँ, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आप लोगों को लगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी और करूँगी भी। तो क्योंकि मैं 150 क्वेश्चन लेती हूँ, तो एक तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को करेक्ट से करेक्ट आंसर प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि हमसे भी मिस हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं और मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? राज शुक्ला को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैं बढ़ती हूँ आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि अमेरिका ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है। तो किसको नामित किया है? तो मनीषा सिंह को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मनीषा सिंह। क्लियर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है या कौन अभी प्रेजेंट टाइम में नियुक्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी। देखिए, संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, इसका जो टेन्योर होता है 1 ईयर का होता है। और इसमें जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो होता है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, 7 जो होता है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष पक्ष के जो ही कोई जो वरिष्ठ नेता होते हैं उन्हीं में से कोई एक होता है। तो अधीर रंजन चौधरी जो है ये सत्ता पक्ष के नहीं है बल्कि विपक्ष के हैं। ओके, और लोक लेखा समिति जो होती है वह एक वित्तीय अस्थायी कमेटी होती है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो जानते ही होंगे कि
वित्त कमेटियां जो होती हैं, मुख्य रूप से जो वित्त अस्थायी कमेटी है वो 3 कमेटियां हैं, जिसमें कि आपका लोक लेखा कमेटी हो गया, लोक उपक्रम कमेटी हो गया, उसके बाद जो है एस्टिमेट कमेटी हो गया। तो ये तीनों जो है क्या है, वित्त अस्थायी कमेटियां हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। हो सकता है आपके इन्हीं कुछ कंटेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बढ़ती हूँ मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में है कि मुश्ताक अल कदीमी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है इराक। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इराक का कैपिटल कहाँ है और इसका करेंसी क्या है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, क्या है देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन है। तो कौन है, पीसी मोदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी चल रहा है आपका करेंट का क्वेश्चन, और आगे हम लोगों को और सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं, मनोज आहूजा। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 19 में है कि रॉबर्ट एजेवेदो के किस विश्व संगठन के महानिदेशक के पद छोड़ने की घोषणा की है। तो वह कौन सा जो है संगठन है, तो वह WTO है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वह WTO का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 20 में है कि नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, गोविंद राजुलू चिंताला। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1982 ईस्वी में हुआ था। और गोविंद राजुलू चिंताला से पहले कौन थे जो नाबार्ड के चेयरमैन, वह थे हर्ष कुमार भानवाला, लेकिन अभी नहीं है। कौन है, गोविंद राजुलू चिंताला हैं। अब बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 21 में है कि मोए कैल्सी मजोरो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं, लेसेथो। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह बनाए गए हैं कौन, मार्कोस पार्डो टोर्क्योडो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं यहाँ बात करूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पे है, संघाई में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 23 में कि किस भारतीय डॉक्टर को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन की उपाधि दी है। तो किसको दी है, थंगजाम धबली सिंह को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, थंगजाम धबली सिंह। क्या है आपका आंसर, थंगजाम धबली सिंह। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 24 में है कि वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार कितने भारतीय पत्रकारों को दिया गया है। तो कितने भारतीय पत्रकारों को दिया गया है, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में है कि रूस के द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर मिली जीत की याद में किस देश के तानाशाह को वार मेडल से सम्मानित किया गया है। तो वह कौन है, कौन सा कंट्री है, तो वह है नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे प्रेजेंट टाइम में भी यह एक तानाशाह ही है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 26 में है, क्या है देखते हैं कि 2020 यंग लीडर कंपास अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है, अनंत गोयका को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 27 में है कि पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है, सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि सिप्री की एक रिपोर्ट में सैन्य खर्चों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो वो कौन से स्थान पर है? थर्ड। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं कि सिप्री की एक रिपोर्ट के आधार पर जो है सर्वाधिक कौन सा कंट्री का सैन्य खर्चा है, तो वो आपका हो जाएगा अमेरिका, सेकंड प्लेस में हो जाएगा आपका चाइना और थर्ड प्लेस में है हमारा प्यारा देश भारत। ओके, तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 29 में कि मनरेगा योजना के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह कौन सा स्टेट है हमारा? तो वह जो है छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 30 में है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो कौन से जो संस्था है की है? तो यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनिसेफ के कैपिटल की हम लोग बात करें तो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को का कैपिटल कहाँ पे है? तो ये पेरिस में है। तो इन दोनों को आप लोग माइंड में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। चलिए देखते हैं क्या है कि सीएड के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2019 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? के श्रीकांत को। सॉरी, के श्रीकांत नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, मोहिंदर अमरनाथ को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि प्रसिद्ध पुस्तक गेम चेंजर के लेखक कौन है? तो गेम चेंजर के जो लेखक हैं वह कौन है? शाहिद अफरीदी। कौन है? शाहिद अफरीदी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 33 में है कि संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे जो है किया गया? तो वह है आपका वियतनाम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम की कैपिटल की हम लोग बात करें तो वियतनाम का कैपिटल कहाँ पे है? हनोई। और इसका करेंसी है डाउ। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि वरुण 2019 नौसेना अभ्यास भारत का किस देश के साथ आयोजित हुआ? तो वह कौन सा देश है जो कि भारत जो है नौसेना अभ्यास करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस मिलकर के जो है एक वरुण नाम का नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस मिलकर के करता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 35 में है कि कर्नाटक के बुक्का क्या है? कर्नाटक के बुक्का पटना क्षेत्र की किस जीव के लिए वन्य जीव क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो कौन सा वन्य जीव है? तो वह है चिंकारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है कि जोको विडोडो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो वह कौन सा देश होगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। ओके, और इंडोनेशिया जो है यह आसियान का एक कंट्री है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो जानते होंगे कि आसियान जो है 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी। और इसमें जो है भारत के साथ भी जो है एक तरह से जो ट्रेड होता है उसमें भी एक समझौता हुआ है। तो इस तरह से बातें जो इंडोनेशिया भी एक आसियान कंट्री का ही एक पार्ट है। और इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ पे है? जकार्ता। और इसकी करेंसी है रुपया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी क्वेश्चन कहाँ चला गया? चलिए हम लोग खोजते हैं क्वेश्चन है कहाँ। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि अल्टीमा थूले क्या है? तो चलिए देखते हैं कि अल्टीमा थूले, नाम तो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, क्या आंसर भी इसका टेढ़ा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि अल्टीमा थूले क्या है? तो अल्टीमा थूले जो है एक क्षुद्र ग्रह जिस पर पानी खोजने का दावा किया गया है, तो इसी का नाम जो दिया गया है, क्या दिया गया है? अल्टीमा थूले। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या होगा?
आपका ऑप्शन नंबर बी। अल्टीमा थूले क्या है? एक क्षुद्र ग्रह जिस पर पानी खोजने का दावा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 38 में है। चलिए देखते हैं क्या है। 38 में है कि एशिया के किस देश ने अपनी संसद में समलैंगिकों की शादी को वैध मानने का विधेयक पारित किया है? तो वह कौन सा कंट्री है? ताइवान। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताइवान। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 39 में है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो कुल कितने हैं? 34। देखिए 33 जो है वह आपका न्यायाधीश हैं और एक जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह है। तो कुल मिलाकर के 34 है। 34 में से एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, उसके बाद 33 जो है आपका अदर न्यायाधीश है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ओके, और यह 47वें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके, और शरद अरविंद बोबड़े का जो कार्यकाल है वह 23 अप्रैल 2021 को समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद जो है 48वें चीफ जस्टिस कौन बनते हैं? तो चलिए आगे फिर देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 40 में है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो वह कौन से नेता थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो वह थे वीवी गिरी। ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 41 में है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो किसको कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के आर्टिकल 32 में जो दिया हुआ है, तो इसी को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकार में से जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, और यदि मैं बात करूं यहाँ पे हृदय एवं आत्मा की बात की है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात किए हैं। लेकिन एक थे ठाकुर भार्गव दास जी। इन्होंने जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही जो है उन्होंने संविधान की आत्मा कहे थे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे कि प्रस्तावना को आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव जी ने। लेकिन मौलिक अधिकारों में जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है? तो इन दोनों को जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 42 में है कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी। ऑप्शन बी में है सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन। ऑप्शन नंबर सी में है कि कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था। ऑप्शन नंबर डी में प्रेस। ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 42 का, वह हो जाएगा डी, प्रेस। प्रेस का तात्पर्य हमारा हो गया सोशल मीडिया से। देखिए फोर्थ स्टेट यहाँ या चतुर्थ स्तंभ, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल एनालिसिस करती हूँ। तो हमारे जो लोकतंत्र होते हैं, तो लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं। कितने? 4 पिलर होते हैं, जिसमें कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तो तीनों पिलर हो गए हैं। तो चौथा पिलर या चौथा पार्ट या चौथा स्तंभ जो होता है वो सोशल मीडिया या प्रेस होता है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है आपका। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 43 में है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 को किया गया था। और संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है, जो कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 31 में था, और इसको वहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसको
संविधान के आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 44 में कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो BR अम्बेडकर जी जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके अलावा 6 और जो थे वह मेंबर थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं और भी यहाँ पे इसको एनालिसिस करती हूँ इस क्वेश्चन को। तो प्रारूप समिति हम लोग जो है कई नामों से जानते हैं। इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन कमेटी के नाम से जानते हैं। और संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वह BN राव जी ने किया था, लेकिन वह तो प्रारूप तैयार किए थे, लेकिन इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु जो है एक अध्यक्ष जो बनाया गया था वह BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव हो जाएगा, लेकिन उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने हेतु एक प्रारूप कमेटी बनाया गया था और उस प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और इसके अलावा 6 अदर मेंबर कौन कौन थे? तो इसमें आपका हो जाएगा गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, उसके बाद कन्हैयालाल मुंशीलाल जो है इसको बनाए गए थे। उसके बाद DP खेतान की जगह TT कृष्णमाचारी, जब DP खेतान की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो है TT कृष्णमाचारी को बनाए गए थे। माधव राव थे, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला जी थे। तो ये सारे जो थे मेंबर थे इसके। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 45 में है कि संविधान सभा द्वारा झंडा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए। और डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को जो है इसको भी अदर कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। तो कौन सी कमेटी के सदस्य बनाए गए थे? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 46 में कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो कौन से देश से संबंधित है? कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था की बात करें तब आपका कनाडा हो जाएगा, लेकिन संसदीय व्यवस्था यहाँ पे रहता तब आपका ब्रिटेन हो जाता। और मौलिक अधिकार, महाभियोग, पुनराविलोकन, उसके बाद ये सारे जो आपातकाल, ये सारी चीज़ें जो अमेरिका से लिया गया है हमारे संविधान में। और आयरलैंड से जो है हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो DPSP, जिसको हम लोग नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 47 में है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों संशोधन का अधिकार दिया? तो वो कौन सा ऐसा वाद था जो कि संसद को मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार दिया? तो वह केशवानंद भारती वाद था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारे संविधान में सबसे बड़ा या बदलाव कहें या सुधार कहें तो वह कौन सा वाद के बाद हुआ था? वह केशवानंद भारती वाद के बाद हुआ था। यह मामला जो था 1973 का था। और केशवानंद भारती जो थे वह एक केरल का एक इडियार मठ था। तो वहीं के एक तरह से जो ट्रस्टी होता है, प्रबंधन कमेटी होता है, तो उस मंदिर को चलाने के लिए तो एक तरह से पुजारी कह सकते हैं, तो केशवानंद भारती जी ही थे। तो इसी उस मंदिर को लेकर जो है एक वाद हुआ था। उस मंदिर के ज़मीन को, उस मंदिर के नाम में जो भी ज़मीन थे उसको जो है भारत सरकार लेना चाहते थे। तो इसी पर जो है एक वाद हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ, जो कि 1973 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिए थे। तो यही बात जो है मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का जो अधिकार दिया था संसद को, इसी बात के बाद दिया था। ओके, और इसी बात से जो है संविधान की जो एक ढांचागत सिद्धांत जो होता है, तो इसी बात के बाद जो है आया मूलभूत संरचना या ढांचागत सिद्धांत। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 48 में कि भारत संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है?
तो धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। देखिए संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 49 में है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह हमारे संविधान के आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 100। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 50 में कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 51 में कि वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता कितना था? तो कितना यूनिट था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 280 यूनिट। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 52 में है कि वर्ष 2016 में बिहार राज्य में मातृ मृत्यु दर है तो कितना थी उस समय? तो 165। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी। देखिए ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है 2-3 साल पीछे का भी जो है एग्जाम में दे दिए जाते हैं, तो इस दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन में आपका 53 में कि वर्ष 2016 में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना था? तो कितना था? 38। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत की बात करें तो 2016 में तो वह 34 था, लेकिन हम लोग को बिहार को ध्यान में रखना है, इसके साथ साथ हम लोग भारत का भी ध्यान में रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 54 में वर्ष 2018-19 में भारत ने तेल आयात सर्वाधिक किस देश से किया? तो कौन से देश से किया था? तो वह इराक से किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इराक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 55 में कि खुदरा व्यापारी एवं दुकानदारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई पेंशन योजना, जिसे केंद्र मंत्रिमंडल की 31 मई 2019 की बैठक में मंजूरी दी गई है, न्यूनतम कितने रुपये मासिक की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है? तो कितने रुपये का? 3000 रुपये का। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 56 में कि कान फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस देश का वार्षिक फिल्मोत्सव है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि भारत में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो वह सूती वस्त्र उद्योग की हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। और उसके बाद कागज उद्योग की स्थापना हुई थी, उसके बाद चीनी उद्योग की, उसके बाद जो है सीमेंट उद्योग की हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 58 में है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो वह कौन सी योजना थी? 5वीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। तो वह क्या होगा? सी, 5वीं। पांचवी पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही जो है गरीबी उन्मूलन हुई थी। गरीबी उन्मूलन के लिए जो है योजनाएं बनाए गए थे। क्वेश्चन में आपके 59 में है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? तो वह 1999 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 60 में कि क्रिसिल क्या है? तो क्रिसिल जो है यह कंपनी की साख की स्थिति का क्या करती है? मूल्यांकन करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्रिसिल का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? क्रिसिल का क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है।
चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 61 में है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वह कौन सा अनाज था? तो वह हमारा जौ था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विश्व में जो है या मानव द्वारा जो है कौन से अनाज प्रयुक्त की गई थी? वह जौ, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल, उसके बाद मक्का, उसके बाद बाजरा। और यह माना जाता है कि 8000 ईसा पूर्व जो है पहले ही जौ की खोज या जौ को प्रयोग करने के लिए सीख लिया था मानव ने। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 62 में है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो वह कहाँ से की गई थी? हड़प्पा सभ्यता में जो की गई थी वह कहाँ से की गई थी? तो वह कालीबंगा से की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और ऑप्शन नंबर डी में है लोथल, तो यह गुजरात में पड़ता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 63 में है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वह कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 64 में है कि योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो वह कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक वह पतंजलि है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि। और गौतम जो थे, गौतम कौन से दर्शन के प्रतिपादक थे? तो गौतम जो थे वह जो है आपके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। कौन? गौतम। ओके। और उसके बाद कपिल मुनि है, जैमिनी है, तो ये सारे भी जो है अलग अलग दर्शन के प्रतिपादन किए थे। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ओके। तो कपिल जो थे, सॉरी यहाँ पे गौतम मैं बोली, तो कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं और गौतम जो है वह न्याय दर्शन के प्रतिपादक है और जैमिनी जो है आपके मीमांसा के प्रवर्तक है और कनाद जो है वैशनिक के प्रवर्तक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 65 में है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वह कौन थे? दंती दुर्ग। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दंती दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 66 में कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासन काल में किया था? नासिरुद्दीन महमूद। तो इस क्वेश्चन का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 67 में है, चलिए क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 67 में है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो वह कौन था? शेरशाह सूरी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 68 में है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक थे, तो वह कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। और हरिहर और बुक्का के जो पिता थे वह संगम, उसका नाम ही संगम था और संगम के नाम पर ही जो उसने एक संगम वंश स्थापित किए थे। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 69 में है कि भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो वह तुर्कों के द्वारा। तुर्क जब भारत आए थे तो उन्होंने ही जो है भारत में पोलो को प्रचलित किया था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आप तुर्क कहें या एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसकी जो मृत्यु हुई थी पोलो खेलते के समय ही हुई थी। और कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 70 में है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि इसके जो चचेरे भाई थे जौन खां, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, तो इसी के याद में जो है जौनपुर की स्थापना की थी। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का शॉर्ट नेम था जौन खां और जौन खां से ही जौनपुर रख दिया फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 71 में है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, तो वह कौन है? वी.डी. सावरकर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 72 में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिसने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जितने भी आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं उन ऑप्शनों में से आपके आंसर नहीं है। तो आंसर आपका क्या है? वारगेट स्कैंडल, इन्होंने ही जो है अपने पद से इस्तीफा दिए थे, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 73 में है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्लीमेंट एटली, और यह लेबर पार्टी से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वो कौन सा वर्ष था? तो वह 1948 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी वर्ष से जो है सार्वजनिकरण और निजीकरण जो हमारे देश में आई थी। वैसे तो 1991 के बाद एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन एक तरह से जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट वो कहीं ना कहीं 1948 से ही निकल के आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 75 में क्या है देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो चलिए ऑप्शन को थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी में है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी में है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी में है दांडी मार्च। देखिए, चंपारण आंदोलन हुआ था कब? 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और दांडी मार्च, कौन सा मार्च? दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 में। तो इसमें देखिए थर्ड प्लेस में कौन आएगा? तो 1917 सर्वप्रथम पहले, दूसरे नंबर पर 1920, तीसरे नंबर पर 1930। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 76 में कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित जो किया गया था तो वो कौन से अधिनियम के तहत? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 77 में है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया तो कब, कौन से ईस्वी में या कब स्वीकार किया गया? तो 1853 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 78 में कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वह कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के तहत जो कलकत्ता में सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो कंपनी जो हमारे देश में 1600 ईस्वी में आई थी तो इसकी देखरेख करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है इसकी देखरेख करने के लिए जो है कंपनी की देखरेख करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। और इसी एक्ट के तहत जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी एक्ट के तहत जो है मुंबई प्रेसिडेंसी, उसके बाद जो है मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के हवाले कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 79 में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर आपका
डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 18 है कि भारत स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति प्राप्त जो हुई थी वह कब प्राप्त हुई थी? तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 81 में कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। लेबर पार्टी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 82 में है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? फरवरी 1947 में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1947। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 83 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो वह कौन सी दिवस थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या होगा चलिए देखते हैं। तो वह होगा 16 अगस्त 1946। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 84 में कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो किसके साथ जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़े थे? कौन सा जो आंदोलन हुआ था? तो वह जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 85 में है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 86 में है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो कौन सा जेल में लाए गए थे? तो वह था पटना। तो 86 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी होगा, पटना। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 87 है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो कौन सा पैलेस में या कौन सा जेल में? तो पूना के आगा खां पैलेस में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 88 में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कौन सा जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपके 89 में कि अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, तो उसका क्या नाम था? तो लुई फिशर नाम था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, तो वह कब बना था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 26 अक्टूबर 1947 को जो है बना था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? और कौन से महाराजा थे जिसने भारत में विलय किया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है महाराजा हरि सिंह ने जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सौंप दिए थे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 91 में कि निम्नलिखित में से कौन 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? तो वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 92 में है, क्या है देखते हैं। 92 में है कि 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो वह कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 93 में कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्य सेन के द्वारा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन। और सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, और मास्टर दा या सूर्य सेन ने ही जो है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 95 में है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो कौन है? चित्तरंजन दास। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और हम लोग जो है, एक होता है देशबंधु जिसको हम लोग चित्तरंजन दास को जानते हैं। ओके। एक होता है दीनबंधु। तो दीनबंधु हम लोग किसको जानते हैं? तो ये जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 96 में है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो किसने मारा था? उधम सिंह ने। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 97 में कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से लेकर के 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो वह कौन सा था? पूर्णिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 98 में कि बायज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बायज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वह कौन थे? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 99 में है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 ईस्वी में हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था? तो पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, लेकिन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की बात करें तो वो कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था। तो इन दोनों को आप लोग जो है नोट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने किए थे, और दूसरा जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, उसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 100 में है कि बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो कौन थे? महेश नारायण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 101 में है कि त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 102 में है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? तो चलिए काउज जानते हैं
क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, तो इसी कारण से जो है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 103 में है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है तो किस बेस पर या किस आधार पर दर्शाता है, तो उसके ताप पर डिपेंड करता है। किसके? तारे के ताप पर डिपेंड करता है कि तारा का रंग कैसा होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 104 में है कि थर्मोस्टेट का जो कार्य होता है वह क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है तापमान को अस्थिर रखना। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर आपके 105 में है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 106 में क्या है, चलिए देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके। और यहाँ पे एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि यह जो हुआ था कब हुआ था, 1984 ईस्वी को हुआ था, लेकिन डेट सहित आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो इजी क्वेश्चन होता है तो उसको थोड़ा भाष बनाने के लिए क्या करता है, कुछ उसमें जो है लिपा पोथी या कुछ कर देता है। तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, तो इस डेट सहित आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 107 में होता है कि शक्कर का 107 में है कि शक्कर का किण्वन से क्या बनता है। तो देखिए, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 108 में है कि किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो वह चमड़ा उद्योग से होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 109 में है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो वह कौन होता है, पॉलीकार्बोनेट्स। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 110 में है कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, एक पेड़ होता है, पेड़ के जो लेटेक्स होते हैं उसी से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। एस्पिरिन जो प्राप्त होती है वह पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 111 में है कि निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो वह कौन से ऐसे प्राणी हैं, तो एकिडना, प्लेटिप्स, ये दोनों जो होते हैं डायरेक्ट अंडे नहीं देते हैं बल्कि बच्चे देते हैं, सॉरी अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। तो ए बी दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जबकि कंगारू हो गया, व्हेल हो गया, ये डायरेक्ट जो अंडे, ये सारे जो प्राणी होते हैं अंडे नहीं देते हैं, ये बल्कि बच्चे देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 112 में है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, तो वह प्रकंद होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकंद को हम लोग तना भी कहते हैं, तो तना बहुत सारे कैंडिडेट्स जानते ही होंगे, लगभग सारे कैंडिडेट्स जानते होंगे, लेकिन प्रकंद जो है बहुत सारे कंफ्यूज कर जाएंगे एग्जाम में कि प्रकंद का अर्थ एक्चुअली होता है तो क्या होता है। तो तना को ही हम लोग प्रकंद के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपके 113 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 113 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है, तो वह कौन सा है, एजोला। एजोला में जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है एजोला के पास। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए यह मुख्य रूप से जैव उर्वरक का स्रोत हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 114 में है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संद्री होती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 150 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 150 में है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 160 में है
क्या है देखते हैं कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 170 में है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है जम जाता है। शरीर के जिस जिस अंग में लैक्टिक एसिड का संचय होता है तो उस शरीर में जो है उस शरीर के भाग में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, ऐंठन टाइप का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका 118 में कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो किस प्रोसेस के आधार पर होता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 119 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह कौन सा तत्व है, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये तो पौधों के विकास के लिए अति आवश्यक है, बट सोडियम जो होता है यह आवश्यक नहीं होता है पौधों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 120 की ओर। क्वेश्चन में आपका 120 है कि लोहा का अंश सबसे अधिक जो पाया जाता है तो किस में पाया जाता है। चलिए थोड़ा हम लोग ऑप्शन का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेम में, ऑप्शन नंबर बी है अंडे में, ऑप्शन नंबर सी में है हरी सब्जी में, ऑप्शन नंबर डी में है दूध में, ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जी में। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो वह 4 कौन कौन से हैं, थोड़ा यहाँ पे डिटेल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में किस आधार पर है, तो उत्तर का जो भारत है जिसको हम लोग पर्वतीय भारत के नाम से जानते हैं, उसके बाद बीच वाले भारत को हम लोग विशाल मैदान के नाम से जानते हैं, फिर दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ जो होते हैं जैसे दक्कन का पठार हो गया, दक्कन का पठार तो ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ जो तटीय क्षेत्र होते हैं तटीय, उसके बाद द्वीप जो लक्षद्वीप है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इसको जो हम लोग द्वीप के नाम से या तट के नाम से जानते हैं। तो इस बेस पर देखा जाए तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 122 में है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो वह कौन से काल में हुआ था, सेनोजोइक काल में हुआ था। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 123 में कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह अरावली है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अरावली जो है यह कौन कौन से स्टेट्स में है, तो दिल्ली, उसके बाद आपका राजस्थान में कुछ है, और अरावली जो है 4 स्टेट में, आपका एक दिल्ली हो गया, दूसरा हो गया आपका राजस्थान हो गया, तीसरा आपका हिमाचल हो गया, हिमाचल नहीं हरियाणा हो गया, चौथा आपका गुजरात हो गया। तो ये चारों स्टेट में जो है फैला हुआ है, और ये चारों जो है एक दूसरे के निकट के स्टेट्स हैं। और अरावली का जो है जो सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 124 में कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो वह तमिलनाडु में है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 125 में कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो वह संतोष यादव है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बार जो भारतीय महिला बनी थी वह बछेंद्री पाल बनी थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपके 126 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 126 में कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो वह सियाचिन है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन की कुल लंबाई है जो है 70 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो गोंड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंड। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 128 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है,
तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में है केन, बी में है बेतवा, सी में है सोन, डी में है चंबल, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है सोन। तो सोन जो है यमुना नदी से नहीं मिलती है, जबकि आपका केन, बेतवा, चंबल ये तीनों जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन जो है यह गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि कहाँ पे मिलती है, तो यह बिहार में आकर के पटना के आसपास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 129 में कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो वह सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र जो निकलती है वह तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जो ही यह भारत के असम में प्रवेश करती है तो उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और जो ही यह असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब वहाँ पर जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जाना जाता है। सांगपो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो इन चारों को आप लोग जो है नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 130 में कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो वह काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वह कपास होती है। और काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा स्टेट में पाया जाता है, तो वह हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्यों, क्योंकि दक्कन की पठार का जो विस्तार है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, लेकिन सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र में ही है। और दक्कन के पठार के खुरदरे होने के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, इसी कारण से महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो आई होप कि ये सारे जो है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 131 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 131 में है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वह कहाँ पे है, तो वह थार में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और सारे जो मरुस्थल है वहाँ पे प्रति व्यक्ति बात करें तो प्रति 1 किलोमीटर में जो है 7 ही व्यक्ति वहाँ पे निवास करते हैं, लेकिन थार मरुस्थल की बात करें तो 1 किलोमीटर में जो है लगभग 83 व्यक्ति निवास करते हैं। तो इसी कारण से संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वह थार है। और थार कहाँ पे पड़ता है, तो यह पाकिस्तान और भारत के सीमा के आसपास जो है पड़ता है थार मरुस्थल। और गोबी मंगोलिया में, सहारा अफ्रीका में पड़ता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 132 में है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, तो वेल्ड जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी शीतोष्ण यहाँ पे कहा है, तो शीतोष्ण जो है वह सवाना जो है वह शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो सवाना एक्चुअली है क्या, तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाना, सेल्वास, कैंपास, लानोस, पार्कलैंड, ये सारे जो हैं कौन से घास के मैदान हैं, तो ये जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। जबकि आपका प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एंड डाउन्स ये जो है कौन से घास के मैदान हैं, तो ये जो है आपका शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 133 में है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं, तो कौन कौन से अंग हैं, तो वह है आपका सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये सारे जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपके 134 में कि मैग्नोट रेखा जो थी तो किनके बीच थी, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। जबकि जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है कौन रेखा आती है, तो वह हिंडनबर्ग रेखा आती है। और अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा, और डुरंट रेखा किसके बीच, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो इन सारे को आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 135 में है। क्वेश्चन नंबर आपका 135 में है, चलिए क्या है देखते हैं।
क्वेश्चन आपका निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है, तो वो अमेरिका का है। देखिए ये कनाडा के सीमा पर कनाडा का एक कहे तो कनाडा के सीमा पर स्थित है अलास्का, इसके बॉर्डर के पास ही रहता है, लेकिन यह जो है अमेरिका का भाग है, न कि कनाडा का भाग है। यदि मैप में देखेंगे तो मैप में आपको कनाडा के बगल में अलास्का दिखेंगे, लेकिन यह कनाडा के पार्ट नहीं है बल्कि अमेरिका के पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग पैसेज बना के रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होते जा रही है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो लॉन्ग तो थोड़ा वीडियो होगा ही। तो क्वेश्चन नंबर आपका 136 में कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो कितनी है 53 मीटर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 137 में कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है तो किसके समांतर, तो भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 138 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 138 में कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, तो वह अनुपम झील है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील। और अनुपम झील जो है कैमूर जिला में है, और सांभर झील जो आपका राजस्थान में है, कामा आपका हो जाएगा हरियाणा में, और सुखना झील कहाँ पे है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं कि सुखना झील कहाँ पे पड़ता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 139 में है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वो पाइराइट्स का है। किसका, पाइराइट्स का है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पाइराइट्स। और पाइराइट्स सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो रोहतास में पाया जाता है, और रोहतास की जो साक्षरता दर है पूरे बिहार में सर्वाधिक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 140 में है कि वर्तमान में बिहार की सीमा में लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो कितने राज्य जो है बिहार की सीमा से लगते हैं, तो 3 स्टेट जो है लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 141 में है कि डागमारा जल विद्युत परियोजना बिहार में किस नदी पर निर्मित की जाएंगी, तो वह कौन सी नदी है, तो वह है कोसी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी। और कोसी को जो है भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी के नाम से जाना जाता है, और बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानती हैं। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाइथान की चोटी से निकलती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और नेपाल में इसको सप्तकोशी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलकर के कोसी बनती है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 142 में है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के आधार पर, तो 61.8% है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 143 में है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो वह पटना है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पटना नहीं, रोहतास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतास जो है बिहार का एक ऐसा जिला है जहाँ की साक्षरता दर सर्वाधिक है। और सेकेंड प्लेस की बात करें तो वह पटना आपका आएगा। और रोहतास जो है मेल या फीमेल दोनों दृष्टिकोण से जो है यहाँ की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 144 में है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो वह हमारा पूर्णिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि पुरुष साक्षरता दर की बात करें तब पर भी पूर्णिया ही जो है आएगा, क्योंकि पूर्णिया की जो है पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक या सबसे कम है। यदि हम लोग महिला साक्षरता दर की बात करें कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक या सबसे कम कहाँ पे है, तो वह सहरसा आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 145 में कि सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था, तो वह कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
2001 ईस्वी में। और 2001 ईस्वी में तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था, लेकिन केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होती है तो कितनी कितनी होती है, तो 65:35 होता है। 65 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और 35 जो होता है वह स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 146 में कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो स्टेट है वह कौन सा है, तो वह हरियाणा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 147 में है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वह कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, जो कि कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 148 में है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है। तो किसको लाया जाता है, हीलियम को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 149 में है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए कई सारे जो हैं कंट्रीज को जो है मेगा ड्राइवर्स कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। और इसको कब घोषित किया गया, तो 1998 ईस्वी में जो है 17 जो है देशों को जो है मेगा ड्राइवर्स देशों में इसको सम्मिलित किया गया। और वह कौन कौन से देश है, मुख्य रूप से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, भारत, इंडिया, इस तरह से और भी कंट्रीज हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 150 है आपका अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 150 में आपका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी में है चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी में है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी में है निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी में। भारत की समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वह कच्छ की खाड़ी में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो थे 150 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखे और क्लियर भी किए। थोड़ा बहुत हम लोग कोई क्वेश्चन का शॉर्ट में खींचे, कुछ क्वेश्चन का डिटेल से एनालिसिस भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और आप लोगों के पास जितने भी टाइम बचे हुए हैं, इन टाइम्स में आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, तो ओनली फॉर आप लोगों को प्रैक्टिस एंड रिवीजन करनी है। नो कि आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चन को सर्च करना है, उसको फिर पढ़ना है। ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ओनली फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।